हेलो एवरीबॉडी, बड़े हाल चाल है। असिस्टेंट मैनेजर के इस चैनल में सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बढ़ाने वाले हैं अपनी सीरीज को थोड़ा सा आगे, करेंगे एक टॉपिक कवर दैट इज़ फटीग। लास्ट की जो 4, 5, 6 वीडियोस मैंने डाली है उसमें सारा में हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें अलग अलग तरीके से हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। और जैसे टेंसर लगा दिया, कंप्रेसिव लगा दिया, ये उसकी ये प्रॉपर्टी है, ये वो प्रॉपर्टी है। करीब में क्या किया था हमने, एक परमानेंट फोर्स दिया था। जैसे वैसे ही आज एक स्पेशल टाइप का एक फोर्स आया है नया मार्केट में, डिमांड में। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, फटीग। अब फटीग क्या है क्यों ज़रूरत पड़ी फटीग की स्ट्रेंथ क्या है, ये सब चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को देखना भाई। और मैक्सिमम लोगों को फटीग पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, गुड़मुड़ जाता है। जिसने ये वीडियो देख लिया, ये गारंटी है कि फटीग पढ़ने में उसको दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक बार में टॉपिक कवर, ये गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, फटीग। दैट फटीग। सबसे पहली बात मेरी आती है सबसे पहली बात ये आती है कि भाई फटीग फंडा है क्या। सीधी सी बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फटीग? द मीनिंग ऑफ फटीग इज लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ खो देना, लॉस हो जाना, फेलियर, डैमेज। ये कुछ नेम है फटीग के। अब क्या है, जैसे हमने पढ़ा था फेलियर, एक पॉइंट पे क्या हो जाता हूँ मैं, फेल हो जाता हूँ। तो हमें फटीग की जरूरत क्यों पड़ी, हम टॉपिक बना देते फेलियर। जब भी आप, मैंने मान लो कह दिया व्हाट इज फेलियर, तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी, वो जो मैक्सिमम लोड जिसके ऊपर क्या हो जाए, आप फेल हो जाएं, दैट इज फेलियर। तो क्या होगा, फटीग में और फेलियर में कन्फ्यूजन हो गया। उस कन्फ्यूजन को सोल्व करने के लिए दिस टर्म फटीग, दिस नेम फटीग इज यूज। फटीग की यूज क्यों पड़ी, किस लिए पड़ी, वो मैं भी बताता हूँ। पहले देखते हैं हम फटीग की डेफिनेशन क्या है। फटीग है क्या चीज, फटीग, द टर्म फटीग दिस इज ए स्पेशल टर्म। फेलियर यूज नहीं कर सकते। दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स, इसलिए यूज किया गया है फटीग। फटीग इज द रिजल्टेंट ऑफ फ्लक्चुएटिंग और साइक्लिकली repeated stress। फटीग को यूज किया गया है जहां पे भी बार बार एक ही फोर्स जो है बार किसी भी पॉइंट पे लग रही है, और क्या हो रहा है, वो फाइनली क्या हो रहा है, रिजल्टेंट क्या है, उसको लास्ट में क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है, दैट इज फटीग। इसके लिए फटीग को यूज किया गया है। फटीग मैंने बता दिया। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ फटीग। एग्जाम्पल से सही समझ में आएगा। ऑल द मशीनरी पार्ट्स, लाइक क्या बोल सकता हूं मैं, मोटर शाफ्ट, और क्या होती है, बेल्ट। पहले मैं एग्जाम्पल्स लिख देता हूं सारे, किसको कुछ 2-4 समझ में आए फंडा तो नोट करना, ठीक है। बेल्ट, नट,
बोल्ट या वाशर, एंड नेक्स्ट इज रिम टायर, ब्रिज, और क्या हो सकता है भाई, स्प्रिंग, गियर टिथ, ये कुछ मोटे मोटे मैंने 5-7 एग्जाम्पल जो थे जिसमें आपको इजी रहेगा समझना, वो मैंने अटका दिए। अब देखो भाई, यहाँ पे फटिग क्या होता है, क्या काम करता है फटिग। मान लो कहीं भी कोई मोटर शाफ्ट, शाफ्ट क्या होता है, मोटर शाफ्ट होती है, मोटर होती है रोटेटिंग मोटर, उसके साथ क्या लगी होती है, बेल्ट, बेल्ट के साथ हम क्या करते हैं, किसी भी दूसरी चीज को घुमाते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, लोड, बार बार जब वो घूमती है, और क्या होता है, हमारा जो आगे जो काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बेल्ट पे लोड आता है, शाफ्ट के ऊपर लोड आता है, एक बार साइक्लिकली उसके ऊपर लोड आता रहता है, दैट इज फटीग। नंबर 2, बोल्ट, नट, वाशर, कहीं भी मशीनरी के अंदर, कहीं भी, मान लो आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी के अंदर नट बोल्ट वाशर ये सब चीज़ें, या कहीं भी ये सब चीज़ें जहाँ पे भी लगी होती है, जब वो चीज़ रनिंग में होती है, जब भी वो चीज़ रनिंग में होती है तो क्या होता है, उन नट एंड बोल्ट के ऊपर प्रेशर आता है, बार बार एक प्रेशर आता है। अगर गाड़ी या कोई भी आपका व्हीकल है, अगर वो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, अगर वो रेस्ट पे है तो क्या है, वो खड़ी रहेगी, चाहे 10 साल खड़े रखो, नट बोल्ट कहीं जाएगा, खुलेगा, या नट थोड़ा सा भी लूज है तो क्या होगा, अपने आप गिर जाएगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब उसके ऊपर एक स्ट्रेस बार बार हो रही है। फटिग की ही जरूरत हमें सबसे ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि 90% इस दुनिया के अंदर 90% जो फेलियर होते हैं वो फटिग की वजह से होते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो अब वाशर हो गया, रिम टायर्स ट्रेन के रिम लगा लो, गाड़ी के टायर्स लगा लो, गाड़ी का ये पहिया है, ये गाड़ी का कोई पहिया है भाई, एंड दिस इज सरफेस, ऊपर क्या है, गाड़ी, इसके बेस के ऊपर पहिया जो हमारा है, जो रिम जो हमारा है, इसके जो बेस है, इसके ऊपर क्या है इस टाइम पे, अगर गाड़ी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, गाड़ी हमारी रेस्ट पे है, तो क्या है, उसके ऊपर एक कांस्टेंट लोड है, क्रीप वाला लोड है उसके ऊपर कांस्टेंट। सो क्या होगा, गाड़ी को कुछ फर्क पड़ेगा, सालों साल वो इतना सा करीब है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो खड़ी रहेगी, वो टायर चमकता होगा, चमकता मतलब वैसे का वैसे मिलेगा आपको। लेकिन अब आया फटीग, जब भी गाड़ी मूव करेगी, जब भी ये टायर मूव करेगा, जब भी ये टायर ऐसे मूव करेगा और बार बार ऐसे मूव करेगा, तो हर एक पार्ट इस टायर का, मान लो ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट लो, अब ये वाला बेस है, जब ये घूमेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला बेस, यानी हर एक पॉइंट टायर का क्या कर रहा है, बार बार जमीन को टच कर रहा है, बार बार एक लोड झेल रहा है, जैसे ही वो घूम रहा है बार बार क्या हो रही है, उसके साथ अर्थ के साथ क्या हो रही है, कॉम्बिनेशन हो रही है, ऊपर से गाड़ी का वेट है, फोर्स लग रहा है तो वो टायर जो कि 20 साल तक 50 साल तक अगर हम खड़ी कर देते गाड़ी को तो वैसे का वैसे ही रहता, अब क्या है वो 5 साल चलेगा। क्यों? ड्यू टू फटीग। ये फटीग है भाई। अब ब्रिज, स्प्रिंग, गियर टिथ टिथ जो आपस में वो चलते हैं, गियर टिथ, उसमें क्या बताऊं, आपस में बार बार होती रहती है। स्प्रिंग, गाड़ी में, बाइक में, आपकी बाइक में स्प्रिंग लगा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली 1-2 दिन में तो नहीं टूटता, लेकिन क्या होता है बार बार अप एंड डाउन होने की वजह से एक टाइम ऐसा आता है जब स्प्रिंग आपका टूटता है। या फिर अगर नहीं टूटता तो मतलब क्यों नहीं टूटता वो भी मैं बताऊंगा कि स्प्रिंग क्यों नहीं टूटता, क्यों उस स्प्रिंग को वहाँ डिज़ाइन किया गया है कि वो नहीं टूटता, या फिर बहुत ज़्यादा 20-30 साल निकल जाते हैं एक गाड़ी को लिए हुए, स्प्रिंग नहीं टूटता, क्यों नहीं टूटता वो भी बताऊंगा लेकिन उसके ऊपर क्या है, एक फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस है, दैट इज स्प्रिंग एंड दैट इज ब्रिज। ब्रिज, कोई भी ब्रिज है आपके, उसके ऊपर बार बार गाड़ियाँ जा रही है तो क्या हो रहा है, बार बार उसके मटेरियल के ऊपर लोड आ रहा है, दैट इज फटीग। जो बार बार लोड हो रही है वो फटीग है। अब क्या बोलते हैं भाई, फटीग तो मैंने समझ लिया बार बार लोड हो रहा है,
पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो चलते जा रहे हैं, टूटते तो है नहीं। तो भाई क्या है फटिग, क्या है? अब ये समझो फटिग की स्ट्रेंथ वहां पे काम करती है। कैसे काम करती है भाई फटिग स्ट्रेंथ? ध्यान से समझना, मैक्सिमम लोगों को इसी में प्रॉब्लम होती है, फटिग स्ट्रेंथ समझने में। मैक्सिमम लोगों को फटिग स्ट्रेंथ समझने में प्रॉब्लम होती है। अब ध्यान से समझना, मैंने एक स्ट्रेस दिया, ए लेवल ऑफ स्ट्रेस मैं इंक्रीज करता गया, क्या हुआ वहां पे मेरा फेल हो गया मटेरियल, दैट इज फटिग स्ट्रेंथ। ए लेवल ऑफ स्ट्रेस, एक स्ट्रेस जिसके ऊपर क्या हो मेरा मटेरियल फेल हो, वही फटिग स्ट्रेंथ है। जैसे मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ क्या है, मैं कितना मैक्सिमम झेल सकता हूं, वो मेरी अल्टीमेट स्ट्रेंथ, वो मेरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। दिस इज माई स्ट्रेंथ। वैसे ही फटिग की स्ट्रेंथ क्या है, ए लेवल ऑफ वो स्ट्रेस जिसके ऊपर क्या हो आपका मटेरियल फेल हो जाए, वो फटिग की स्ट्रेंथ है। मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी 100 kg, 100 kg यानी मेरा 100 kg मेरे ऊपर लोड रखा हुआ है। 10 kg रखा मेरा कुछ नहीं हुआ, 20, 50, 70 तक कुछ नहीं हुआ, 100 रखा तब मेरा कुछ हुआ, तब मैं फेल हुआ, दैट इज माई फेलियर स्ट्रेंथ। वो मेरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो थी भाई मेरी। तो अब फटिग स्ट्रेंथ को मैं दो तरह की डेफिनेशन से इसको मैं डिफाइन करता हूँ, किसको समझ आता है किसको नहीं आता है। जो मैंने बोला, जो मैंने कथा गढ़ी, जो मैंने ये राम कहानी रची, उसमें किसको समझ आता है वो नोट डाउन जरूर करना अपने आप। सो फटिग स्ट्रेंथ, the strength at which metal fails by fatigue failure। स्ट्रेंथ क्या है भाई यहां पे, वो स्ट्रेंथ क्या है जिस पे फेल हो, है लेवल ऑफ a level of stress a level of fluctuating stress या साइक्लिकली रिपीटेड स्ट्रेस, वो लेवल जिसके ऊपर क्या हो मेरा मटेरियल फेल हो। एक डेफिनेशन आती है ये, दूसरी हम डेफिनेशन ये लिख देते हैं, द मटेरियल दैट रजिस्ट अगेंस्ट फटिग फेलियर। दूसरी मैंने क्या बताया, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल। दूसरी डेफिनेशन मैंने क्या बताया, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल that resist fatigue failure। जिसको ये समझ में आ गया होगा उसको ये पता चल गया होगा कि ये दोनों एक ही चीज है। अब मैं समझाता हूं कैसे। एक एग्जांपल लेते हैं हम। मेरे पास ये एक A4 साइज का एक कागज है, ठीक है। अब मैंने इस पे ये स्ट्रेस लगाना शुरू किया, साइक्लिकली रिपीटेड स्ट्रेस। मैंने एक इधर से पकड़ा हुआ है, एक इधर से मैंने ये लगाना शुरू किया। भाई फटेगा कहीं, मैं 10 साल करता रहूं तो भी नहीं फटेगा, ये तो ऐसे तो नहीं फटेगा। अब क्या किया मैंने, थोड़ा स्ट्रेस बढ़ाया, ये लगाना शुरू किया, तो भाई फटेगा ये अब भी नहीं फटेगा। लेकिन ए लेवल ऑफ स्ट्रेस, ये वो स्ट्रेस है जिसके ऊपर क्या हो भाई ये फेल हो। ए लेवल ऑफ स्ट्रेस, फटिग को मेजर करना है तो क्या वो लेवल, वो स्ट्रेस फाइंड आउट करना पड़ेगा
जिसके ऊपर, इसके ऊपर तो फेल ही नहीं हो रहा, इसके ऊपर तो फटीग काम ही नहीं कर रहा, ये तो एंड्योरेंस लिमिट है, फटीग लिमिट है, ये तो एक लिमिट से कम फोर्स है। वो लेवल ऑफ स्ट्रेस, द लेवल ऑफ स्ट्रेस एट विच द मेटल और द मटेरियल फेल बाय द फटीग यानी साइक्लिकली रिपीटेड स्ट्रेस, वो लेवल, एक वो स्ट्रेस शुरू हो जाए, वो पॉइंट शुरू हो जाए जिसके ऊपर क्या हो, मैं बार बार ऐसे करूं तो मटेरियल मेरा फेल हो। वो क्या है, उस मटेरियल की फटीग स्ट्रेंथ। उससे पहले क्या था, उससे पहले तो फेल हो ही नहीं रहा था, उससे पहले तो सिर्फ एक स्ट्रेंथ चल रही थी। एक लेवल पे जब हम गए तब क्या हुआ, बार बार जब मैंने उसको किया तो क्या हुआ, वो फेल हुआ, अदरवाइज वो फेल नहीं होता। तो ये दोनों डेफिनेशन उसी में मैच करती है। द स्ट्रेंथ एट विच, स्ट्रेंथ बोले तो ए लेवल ऑफ स्ट्रेस, वो स्ट्रेस यानी ए लेवल ऑफ स्ट्रेस, मेरा मान लो 100 kg का स्ट्रेस मैं उसको इसमें इनपुट कर रहा हूँ, जिसके ऊपर क्या हो, मैं फेल हूं, तो वो क्या है, मेरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो द लेवल ऑफ स्ट्रेस एट विच, वो जो मैक्सिमम स्ट्रेस है जिसके ऊपर अगर मैं बार बार इस कागज को करूं, वो पॉइंट जब मेरे पास आएगा उस पर वो फेल होगा। अगर उससे पहले वो फेल नहीं होगा, चाहे मैं उसको 1000 बार ऐसे कर लूं, तो वो जो पॉइंट आता है जहां पे मटेरियल फेल होगा, दैट इज फटीग स्ट्रेंथ, वो उस मटेरियल की फटीग स्ट्रेंथ है। जिसको समझ में आ गया हो वो ताली बजा लेना, ये बहुत अच्छी चीज है। सो भाई फटीग स्ट्रेंथ भी मैंने बता दिया। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है मेरे भाई, फटीग हो गया, फटीग स्ट्रेंथ हो गया। स्ट्रेंथ मैंने बता दिया, वो लेवल ऑफ स्ट्रेस। अब मैंने एक पॉइंट ये भी बोला था, जिसने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, बड़े ध्यान से देखा हो, कि एक पॉइंट ये मैं जब धीरे धीरे कर रहा था तो क्या हो रहा था, मेरा मेटल या मेरा मटेरियल, मेरा कागजा क्या हुआ, फटा या नहीं फटा, नहीं फटा, चाहे मैं उसको 1000 बार करता रहूं। तो वो क्या है, वो लिमिट, जैसे इलास्टिसिटी की लिमिट मैंने बताई थी ना, वैसे ये एक लिमिट है, फटीग लिमिट। तो मेरे पास एक डेफिनेशन आई, दैट इज फटीग लिमिट। अब ये फटीग लिमिट क्या है, द स्ट्रेस, ये वो स्ट्रेस है भाई, एट विच द मटेरियल विल बी नॉट फेल, डजन मैटर। देखो मैं लिख रहा हूं, फटीग लिमिट, द लिमिट ऑफ फोर्स, द लिमिट ऑफ साइक्लिकली रिपीटेड स्ट्रेस at which the material does not fail, the stress at which the material does not fail, फेल होता ही नहीं है। अब मैंने ये दिखाया था, वो स्ट्रेस एट विच मटेरियल डज नॉट फेल, फेल होता ही नहीं है। डजन मैटर हाउ मच नंबर ऑफ साइकिल हैज बीन रिपीटेड, चाहे मैं इसको 1000 बार मूव कराता रहूं, द स्ट्रेस एट विच द मटेरियल डज नॉट फेल, डजन मैटर, डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर हाउ मच साइकिल्स has been repeated। ये था फटीग की लिमिट के बारे में। इसको क्या बोलते हैं, एक चीज और बोलते हैं जो एग्जाम्स में आ सकता है, दैट इज एंड्योरेंस लिमिट। ये भी इसी का एक ही नाम है, जैसे एक बंदे के 2 नाम हैं, वैसे इसका एक नाम है। दैट इज एंड्योरेंस लिमिट। तो ये फटीग लिमिट आई थिंक और फटीग स्ट्रेंथ आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ आगे थोड़ा।
अब मेरे पास क्या रह गया भाई, अब मेरे पास क्या रह गया, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं और यहाँ पे बता देता हूँ, एक एग्जांपल और मैं देना चाहता हूँ। एक टरबाइन्स के ब्लेड आप लोगों ने देखे होंगे, टरबाइन लगा होता है, उसके बाहर आउटर एक चैम्बर होता है, उसके अंदर ब्लेड्स लगे होते हैं। जब भी एक प्रेशर से, एक टेम्परेचर से उसके ऊपर स्टीम वगैरह कुछ भी डाली जाती है तो क्या करता है, वो उन ब्लेड्स को घुमाती है। लेकिन बार बार जब वो उसके ऊपर पड़ती है तो ब्लेड क्या हो जाते हैं, फैलने लगते हैं। बार बार जब वो होते हैं तो फैलने लगते हैं तो कास्टिंग को टच कर जाते हैं और क्या हो जाता है, मेटल फेल हो जाता है। वो भी एक फटीग का एग्जांपल है। ये मेरे को लगा कि देना चाहिए कि इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, सो मैंने दे दिया। अब मेरे पास आया भाई थर्मल फटीग। बोल बोल के यार गला सूख जाता है, ऐसी बात नहीं है कि खांसी है, सारे दिन नहीं होती, पर थोड़ा बोलने से, ज़्यादा बोलने से, जल्दी बोलने से हो जाता है। नेक्स्ट इज थर्मल फटीग, जहाँ पे भी टेम्परेचर की वजह से बार बार टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से, जहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, टेम्परेचर क्या कर रहा है, वहाँ पे फोर्स का काम कर रहा है। ये आप खुद ही नोट डाउन कर लें, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को। थर्मल फटीग की द मेटल फेल बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को क्या कर रहा हूँ मैं, एकदम से बढ़ा रहा हूँ और एकदम से क्या कर रहा हूँ, जीरो कर रहा हूँ। बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर मेटल विल बी एक्सपेंड, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, वो गैस की आपने देखी होगी, वो हम मारते हैं एकदम से मटेरियल्स के ऊपर, जैसे वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो मारते हैं तो क्या होता है, मटेरियल एक्सपेंड हो जाता है, और एकदम से उसको पानी में दे देते तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अगर कहीं भी बार बार ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो वो क्या कर रहा है, मटेरियल वहाँ पे क्या काम कर रहा है, वहाँ पे कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस काम नहीं कर रहा, वहाँ पे टेम्परेचर स्ट्रेस का काम कर रहा है। बार बार उसके अंदर ऐसा करने से हीटिंग कूलिंग रेजिडुअल स्ट्रेस क्रिएट हो जाते हैं उसके अंदर, और क्या हो जाता है, मटेरियल एट लास्ट फेल हो जाता है। ये था भाई थर्मल फटीग के बारे में। सो अब मेरे पास आता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज SN डायग्राम। इसके अंदर फटीग, पूरे फटीग को समझने के लिए एक छोटी सी कर्व आपको ऐसे समझा देगी कि पूरा फटीग है क्या, फंडा। सो हम देखते हैं अब SN डायग्राम। जिसने ये डायग्राम समझ लिया, समझ लो फटीग उसका पूरा हो गया भाई। S बोले तो स्ट्रेस, ऐसे लिखते हैं भाई इसको, जहां भी हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। N डायग्राम, N मीन्स भाई नंबर ऑफ साइकिल्स। ये मेरे पास है नंबर ऑफ साइकिल्स, और ये मेरे पास क्या है भाई, स्ट्रेस। ये मेरे पास स्ट्रेस की वैल्यूज हैं, ये मेरे पास है नंबर ऑफ साइकिल्स। ध्यान से समझना। मैंने बताया था एक वो लेवल जहां पे क्या होता है, फटीग शुरू होता है, एक वो लेवल मैंने ये ले लिया भाई, जहां पे क्या हुआ, एक नंबर ऑफ साइकिल्स पे जाने के बाद, या फिर इतना ज़्यादा आगे ना जाऊं तो, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, यहां तक ले लो इसको। यानी अगर मैं ये लेवल, दिस इज द लेवल ऑफ साइकिल, ये वो स्ट्रेस आ गया, यानी फटीग स्ट्रेंथ आ गई, जहाँ पे क्या होगा, मेरा मटेरियल एक पॉइंट पे जाके फेल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से फेलियर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है भाई, फेलियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा मेटल फेल हो रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही स्ट्रेस को बढ़ाया, स्ट्रेस इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, मेरे नंबर ऑफ साइकिल्स है विल बी डिक्रीज।
यानी अगर मैंने बताया था इस पे ये स्ट्रेस है तो नंबर ऑफ साइकिल्स पता नहीं कितने होंगे, लेकिन अगर ज़्यादा स्ट्रेस है तो नंबर ऑफ साइकिल्स डिक्रीज हो जाएंगे, यानी बहुत कम बार फोर्स लगेगा और मटेरियल फेल होगा। तो स्ट्रेस इंक्रीज, नंबर ऑफ साइकिल डिक्रीज। तो अगर मटेरियल यहाँ है, इसका स्ट्रेस यहाँ है, तो क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ साइकिल्स यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे। इस ग्राफ को समझाने का मतलब यही है कि एस और एन में क्या क्या वेरिएशंस होती है। अब मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया और टॉप पे ले लिया और भाई नंबर ऑफ साइकिल्स यहीं पे रुक गए। इसको आगे बढ़ा लो थोड़ा, फुल स्ट्रेस कर दिया तो क्या हुआ, लगाते ही एक दो बार में ही टूट गया। तो यानी नंबर ऑफ साइकिल्स, स्ट्रेस मैंने इतना ज़्यादा दे दिया और नंबर ऑफ साइकिल्स बिल्कुल ही कम हो गए, ये बिल्कुल ही कम हो गए। ये यहाँ थे, ये यहाँ थे। ये मैंने 3 स्टेजेस मैंने जो बताई वो अलग अलग स्ट्रेस पे बताई कि बढ़ा रहा हूँ तो नंबर ऑफ साइकिल्स कम हो रहे हैं। तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। ये आपस में बाय हैंड मैच नहीं हो सकता भाई, आप लोग खुद ही अपने घर पे मैच करवा लेना। ये पॉइंट लगा लो, ये पॉइंट लगा लो, ये पॉइंट लगा लो। तो क्या हो रहा है भाई, स्ट्रेस अगर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ साइकिल्स क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब मैंने ये बताया था कि ये वो लेवल है जहां पे फेलियर स्टार्ट होता है। अगर इससे कम है, अगर स्ट्रेस बिलो दिस, अगर इससे कम है, स्ट्रेस इससे कम है, तो क्या होगा भाई, ये क्या है हमारी, ये जो मैंने लाइन खींची है, ये जो आगे जा रही है, ये क्या आ रही है, नंबर ऑफ साइकिल्स पे जा रही है। अगर इससे स्ट्रेस कम है, जहां पे मेरा क्या फटीग शुरू हुआ, अगर उससे कम है, वो क्या, इंड्योरेंस लिमिट, फटीग लिमिट, यहाँ पे क्या होगा, चलता चला जाएगा लेकिन फेलियर नहीं होगा। तो दिस लिमिट इज फटीग लिमिट। यहाँ पे भी फेलियर है, यहाँ पे भी फेलियर है। तो आई थिंक फटीग में मैंने सारा ओपन कर दिया, सारी पोल खोल दी मैंने आज फटीग की। अब मेरे पास आता है कुछ लास्ट जो हमारे पास है, फैक्टर अफेक्टिंग क्रीप। जैसे मैं फटीग, जैसे मैंने क्रीप में पढ़ा था कि कुछ फैक्टर्स जो हैं क्या कर रहे हैं भाई, मेरे मटेरियल को अफेक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से जल्दी टूट रहा है मटेरियल या लेट टूट रहा है। सो फैक्टर अफेक्टिंग फटीग, फटीग के कुछ फैक्टर्स हैं भाई। पहला मैंने बताया कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा नंबर ऑफ साइकिल्स डिक्रीज होंगे। क्यों, स्ट्रेंथ लूज होगी मटेरियल की, वहाँ पे भी मैंने बताया था। सो टेम्परेचर इंक्रीज, स्ट्रेंथ विल बी डिक्रीज। कोई भी मटेरियल हो, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। सो टेम्परेचर इंक्रीज, देन number of cycles decrease. This is first point. Second लगा लो भाई, chemical composition। केमिकल कंपोजिशन, भाई आपका मटेरियल किसी एक्स्ट्रा केमिकल की टच में तो नहीं है। आपका कोई भी टायर या कोई भी आपका मटेरियल जो रनिंग में है वो किसी केमिकल के टच में तो नहीं है। अगर वो केमिकल के टच में है तो क्या होगा, फटीग लिमिट वो क्या हो जाएगी, उसकी नंबर ऑफ साइकिल्स कम हो जाएंगे। या फिर ऐसा केमिकल है जो उसको स्ट्रॉन्ग बना रहा है तो क्या होगा, नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ जाएंगे। तो यानी केमिकल कंपोजिशन। नेक्स्ट इज ग्रेन साइज। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मटेरियल, किस तरह का हमारे पास मटेरियल है भाई। कोरोजन, कोरोजन इन्वायरमेंट।
यही कुछ 5-6 तरह के है भाई, जिनके ऊपर क्या करता है फटीग काम। कोरोजन इन्वायरमेंट यानी उसको वो जंग वाला इन्वायरमेंट, कोई चीज़ उसको ख़त्म तो नहीं कर रही है आपके मटेरियल को, अगर ख़त्म कर रही है तो क्या होगा, जल्दी वो ख़त्म हो जाएगा, नंबर ऑफ साइकिल्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इज जियोमेट्री ऑफ सरफेस, कोई भी सरफेस है उसकी फिनिशिंग कैसी है, फिनिशिंग की वजह से बहुत मैटर करता है कि अगर प्लेन फिनिशिंग है, खुरदरी फिनिशिंग है, उसको क्या चीज़ पकड़ रही है, कोई इरेक्शन उसको पकड़ रहा है तो वो मैटर करता है कि टेढ़ी मेढ़ी सरफेस है, किस तरीके का लोड लग रहा है। टाइप्स ऑफ लोड भी है भाई, और टाइप्स ऑफ लोड तो मैंने बता दिया साइक्लिकली है हमारे पास। एंड नेक्स्ट इज ज्योमेट्री ऑफ सरफेस, सो फटीग में फिलहाल इतना ही। सो अगर फटीग सबको क्लियर हो गया तो आप लोग थोड़ा बहुत शेयर वेयर मारो यार।